तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से एक ही समय में भारत की तरफ से चाइना और पाकिस्तान दोनों का बंदोबस्त कर लिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत इस समय एससीओ को होस्ट कर रहा है और एससीओ संगठन में शामिल सभी देशों के विदेश मंत्री इस समय भारत मीटिंग में आए हुए हैं। उसमें से बदकिस्मती देखिए, पाकिस्तान का भी एक विदेश मंत्री शामिल था। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत आकर कश्मीर को लेकर बदतमीजी करने की कोशिश की गई। भाई उसके बाद लिटरली जयशंकर साहब ने उसके चीरहरण करते हुए इस तरह का जवाब दिया है कि आज के बाद कोई भी पाकिस्तानी ऑफिशियल गलती से भी, मुझे नहीं लगता कि कश्मीर का नाम अपने मुख से लेने की जरूरत करेगा। तो आगे जानेंगे इनके बारे में। तो दूसरा हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से चाइना की गर्दन पकड़ने के लिए डीआरडीओ ने पूरी तैयारी कर ली है और एक महा चेतावनी जारी करके मिसाइल टेस्ट परीक्षण का ऐलान किया है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहले बात कर लीजिए पाकिस्तान के रिची रिच यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के चीरहरण को लेकर। तो एससीओ समिट शुरू हुआ, पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी भारत आया। अब जब इनके वेलकम की बारी आई तो वहां पर सबसे पहले देखने के लिए ये मिला कि एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया और ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अब गलती यहाँ पर बिलावल भुट्टो से यही हुई कि उसने भी रिप्लाई करने के लिए हाथ जोड़कर नमस्ते किया। हम जानते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कल्चर के मामले में अपने आप को डिफरेंट बताने की कोशिश करता हो, लेकिन अल्टीमेटली भारत से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर भी नेचुरली है। तो एक टिपिकल अंदाज में भुट्टो के द्वारा भी एस जयशंकर साहब को नमस्ते किया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया। अब इसको लेकर भुट्टो की तरफ से बाद में बयान भी दिया गया। आज हमारा सलाम किया गया। हम भी अपने यहाँ सिंध में या जब मैं मुल्तान जाता हूँ इसी तरीके से सलाम करते हैं और मेरे लिए तो एक खुशी की बात था कि हम दोनों एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम कर रहे। लेकिन इसके बाद भुट्टो की तरफ से कश्मीर के अंदर हटाई गई आर्टिकल 370 का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि आप पहले जैसी यथास्थिति को वहां पर कायम कीजिए और ये जो आर्टिकल 370 हटाया है ये जम्मू कश्मीर में दोबारा से बहाल कीजिए। उसके बाद क्या जवाब दिया जयशंकर साहब ने, ये आप खुद सुनिए हिंदी सबटाइटल्स के साथ। अगर ये अगस्त 4, 2019 पे वापस ही चले जाए, जहाँ फिर भी मसाइल थे, दोनों तरफ मसाइल थे, तब भी कश्मीर का मसला था, ये सारे मसाइल थे, मगर these unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India कि वो ऐसा कोई conducive environment create करे जिसमें बातचीत हो सके। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting. तो देखा आपने, डायरेक्टली इस तरह से कभी भी पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल को बेइज्जत करने की कोशिश भारत की तरफ से नहीं की गई होगी। इससे पहले मुझे याद है कि हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, वो भी अपने जमाने में एक बहुत ही अच्छी वक्ता हुआ करती थी और एस जयशंकर साहब के पहले जब वो विदेश मंत्री थी तो उन्होंने यूएन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान को जिस हिसाब से एक्सपोज किया था वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भाषण माना जा रहा था। यानी भारत की तरफ से पाकिस्तान को या किसी भी देश को एक्सपोज करने के लिए जिस लहजे में उन्होंने स्पीच दी थी वो सर्वश्रेष्ठ मानी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर मुझे ये कहते हुए काफी गर्व हो रहा है कि एस जयशंकर साहब ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हमेशा की तरह कर दी गई और वो भी डायरेक्टली नाम लेकर। अब बात कर ली जाए अगर चाइना की, तो पिछले कुछ समय से चाइना भारत को उकसाने की काफ़ी कोशिशें कर रहा है। एलएसी के साथ साथ अब उसकी प्रेजेंस इंडियन ओशन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है और ये स्थिति हमारे लिए सूटेबल नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त भी देखा गया है कि अंडमान एंड निकोबार के नज़दीक जो कोको आइलैंड है, जो कि भारत की तरफ से गिफ्ट के तौर पर म्यांमार को दिया गया था, वहां पर भी कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह देखी गई और अंदाजा लगाया ये जा रहा था कि म्यांमार ने चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ पर उसके लिए ये सारे साजो सामान एकत्र किए हैं, जिससे कि भारत को घेरने की एक नई रणनीति चाइना यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त चाइना की तरफ से एक और सिरदर्द हमेशा देखने के लिए मिला है पिछले एक साल की अगर बात की जाए, और वो ये है कि चाइनीज स्पाई शिप अक्सर भारतीय ओशन में उस जगह उसी तारीख को पहुंच जाते हैं जब भारत अपनी किसी भी मिसाइल को टेस्ट करने जा रहा होता है। और इसी वजह से हम लोगों ने देखा है कि पास्ट में हमारे कई सारे मिसाइल टेस्ट पोस्टपोन भी कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद डीआरडीओ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है,
क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल जब टेस्ट की गई थी लास्ट टाइम, उस समय भी कुछ इस तरह की गतिविधियां की गई थी, लेकिन हमने सही समय पर मिसाइल टेस्ट किया। इसके बाद अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यानी BMD उसका नेवल वेरिएंट टेस्ट किया गया था। उस दौरान भी चाइनीज स्पाईशिप इंडियन ओशन में दिखाई दिए थे। अब इसी तरह का एक तीसरा नोट ऑन वार्निंग भी जारी कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस महीने के लिए कई सारे और नोट ऑन वार्निंग जारी किए गए हैं, तो छोटी बड़ी कुछ और मिसाइलों के टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नोट ऑन जारी किया गया है वो किया गया है 18 से लेकर 19 मई के बीच में। और इस दौरान जो लेंथ रखी गई है वो रखी गई है 1680 किलोमीटर। सीधी स्ट्रेट है, यानी यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण संभवतः किया जा सकता है DRDO की तरफ से। और यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि संभवतः इस नोटाम के दौरान अग्नि प्राइम का परीक्षण भारतीय DRDO करने जा रहा है, जिसकी रेंज अप्रॉक्स बताई जाती है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर। लेकिन कई सारे विदेशी एक्सपर्ट्स इसके पहले परीक्षण के बाद ही इस बात का अनुमान लगा चुके थे कि यहाँ पर DRDO इसकी रेंज कम बता रहा है, बल्कि इसकी रेंज 2700 से लेकर 3000 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है और अपनी कैटेगरी की दुनिया की नंबर 1 मिसाइल मानी जाती है। भारतीय मिसाइल बेड़े में भी अगर अग्नि प्राइम की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखती है। तो इस मिसाइल का परीक्षण संभवतः किया जाना है। और सबसे बड़ी बात कि ये मिसाइल भी हमारी अपकमिंग रॉकेट फोर्स का हिस्सा होने वाली है। प्रलय मिसाइल होगी, जिसमें ब्रह्मोस होगी, निर्भय मिसाइल होगी, एंड इसके बाद अग्नि प्राइम का नंबर आता है। और पिछले कुछ समय से ये भी देखा गया है कि रॉकेट फोर्स के निर्माण के लिए काफी जल्दबाजियां की जा रही है और युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका परीक्षण भी यहाँ पर किया जा सकता है।